Good morning, class. How are you all? I hope you are all good. So, as you know, I have started the chapter The Rise of Nationalism in Europe. I told you many things regarding this chapter. This is very important for you. So, now we are talking the age of revolution, 1832-1848. इस पैराग्राफ को हमने आपको रीड करने के लिए कहा था, एज आई यू नो. सो आई होप यू हैव ऑलरेडी read it, right? So now अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये रिवोल्यूशन की एज का मतलब क्या है, कैसे हुआ था. आपको मालूम ही है, जैसे हमने लिबरलिज्म और कंजर्वेटिव के बारे में बताया था. एज कंजर्वेटिव रेजाइम ट्राई टू कंसोलाइड देयर पावर. अब ये तो हमें मालूम ही था कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, और इसमें लिबरलिज्म थे. नेशनलिज्म कैम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप. तो अब जैसे हमने बताया कि यूरोप के अंदर काफ़ी रीजन्स थे और रेवोल्यूशन जो थी वो सब जगह इंक्रीज़ हो रही थी. तो यूरोप के कुछ ऐसे रीजन थे, स्टेट थे, जिनका से इटालियन, जर्मनी स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड. तो इन जगहों पर भी रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, members of the commercial middle class. अब ये तो मालूम है कि जो रेवोल्यूशंस चलाया जा रहा था, जो बढ़ाया जा रहा था, इसमें जो लोग थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, एडुकेटेड थे. इसमें प्रोफेसर भी थे, टीचर्स भी थे, क्लर्क्स भी थे. ये सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे. अब बात आती है ये हुआ क्या रिज़ल्ट. अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ. द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. अपहील एक वर्ड आया इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट करना, ठीक है ना. अपहील इसमें यहाँ फर्स्ट अपहील जो एकदम पहला जो रिवोल्ट हुआ, जो पहली जो फाइट हुई फ्रांस के अंदर, इसमें इस डेट में हुई. और आपको मालूम ही है कि द बूर्बो किंग्स थे. कौन थे वो? लुई 16. उनके पास सारी पावर थी. कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल नेशनल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड. तो यहाँ हमने देखा कि जो किंग थे, ओवरथ्रोन कहते हैं पावर को निकाल के फेंक देना, जो जड़ से उखाड़ के फेंक देना. जो लिबरल थे उन्होंने लुई 16 की पावर को उखाड़ कर फेंक दिया था और रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी. और मोनार्की सिस्टम जो था उसको फिलिपी के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया. लेकिन उसका हेड जो बने वो कौन बने? लुइस फिलिपी. लेकिन इसमें एक ये बात भी कही गई, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा. व्हेन फ्रांस स्नीजेस तो मेटरनिक वंस रिमार्क्ड. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मेटरनिक थे, इन्होंने क्या रिमार्क किया, इन्होंने क्या कमेंट किया कि अगर फ्रांस स्नीज करता है, छींकता है, स्नीज इसका मतलब क्या होता है? छींकना. तो समझ लो यूरोप को जो है कोल्ड पकड़ लेगा, क्योंकि फ्रांस की पावर जो थी वो बढ़ने लगी थी. द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. तो जो जुलाई में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई, अपराइजिंग हुई, बढ़ना शुरू हुई, एक चिंगारी मिल जाना, इस पर का मतलब था भड़क जाना. तो ब्रसल ये कैपिटल है बेल्जियम की, तो ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम से बिल्कुल नीदरलैंड से अलग हो गई, राइट. तो यहाँ तक हमने देखा कि मेन चीज़ क्या आया यहाँ पर कि पावर जो थी फ्रांस की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जो मोनार्की सिस्टम था उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया. एज आई टोल्ड यू, आई विल आस्क यू मैनी क्वेश्चन, सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन, राइट. अब इसमें ये बात आती है कि एन इवेंट दैट मोबिलाइज मीन्स होता है चलाना, संचार करना. नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एडुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस.
यहाँ पर हम देखेंगे जो नेशनलिस्ट फीलिंग चलाई जा रही थी वो बस वही थे, एजुकेटेड एलिट थे, मतलब एक अभिजात वर्ग था यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर जो था एक यूनान का, ग्रीक का मतलब होता है यूनान, एक वॉर फाइट की गई इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब आज़ादी के लिए। सो इसको आप ग्रीक भी कह सकते हैं और यूनान भी कह सकते हैं, राइट। हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ग्रीक जो था ये पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगन इन 1821। अब रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हो ही गई थी, रेवोल्यूशन तो चल ही रही थी, एक चिंगारी, एक भड़क जाना यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि जो ऑटोमन एम्पायर था 15th सेंचुरी में ग्रीक का, इट मीन्स ग्रीक जो था इसका एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर का। तो ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ, मतलब इट मीन्स कि फिर वहाँ पे एक चिंगारी सी निकली, फिर उसमें जो था हम कहेंगे कि भड़क गया और फिर फाइटें शुरू हो गई आज़ादी के लिए। अब आता है कि नेशनलिस्ट इन यूनान, या यू कैन से गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन द एक्साइल and also from many West European who had been sympathized for ancient Greek culture। तो यहाँ पर हम देखा कि जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने सपोर्ट भी करा ग्रीक को, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे इसमें वेस्टर्न यूरोपियन थे, उन लोगों ने भी इसको सपोर्ट करा क्योंकि उनके अंदर भी हमदर्दी थी, ग्रीक कल्चर से उन्होंने बहुत कुछ ले रखा था। Poets and artisans lauded Greek as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। ये ऑटोमन एम्पायर था, ये मुस्लिम एम्पायर था। तो इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा था वो ये निकल के आ रहा था कि इसमें जितने भी यूनानी लोग थे, कवि थे, सब लोग थे, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए और मुग़ल मुस्लिम एम्पायर के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। जितने भी कवि थे इसके अंदर, जितने भी लोग थे, किसके ख़िलाफ़ खड़े होगा? मुस्लिम एम्पायर के। अब इसमें एक इंग्लिश पोएट थे, लॉर्ड बैरन, ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। वाई ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। बस यहाँ पर हमने देखा कि जो एक कवि थे, पोएट में से कवि, इन्होंने भी फंड इकट्ठा किया और फाइट में चले गए, लेकिन इनकी फीवर के अकॉर्डिंग डेथ हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फिर एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी कहते हैं अग्रीमेंट को, क्योंकि हर वॉर के बाद एक ट्रीटी होती थी। वो ट्रीटी हुई और होने के बाद 1832 में ग्रीक को जो था एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। यूनान जो था बिल्कुल एक अपने आप में अलग कंट्री बन गया। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल टिल हियर। इज देयर एनी प्रॉब्लम?